नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई। सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट। यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए, लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट। ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है, उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा और
विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गौल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केओंझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी। धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेनजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज। अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त। हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए सिम जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान। धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।